नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की। कुछ वक्त के बाद सड़कों का खराब होना लाजमी सी बात है। इसी के चलते वार्ड नंबर 38 में सुभाष कॉलोनी की सड़क भी काफी जर्जर हो चुकी थी। खराब सड़क से लोग काफी परेशान हो रहे थे और बरसात के दिनों में तो हालात और भी बद से बदतर हो जाते हैं। जब पार्षद पति बुद्धा सैनी ने लोगों की परेशानी देखी तो वो जनता की परेशानियों को हल करने के लिए अपने प्रयासों में लग गए और बुद्धा सैनी की कोशिशों की वजह से अब सुभाष कॉलोनी की जर्जर सड़कें जल्दी बनकर तैयार होंगी। इससे पहले ही पार्षद आए और गए कई सारे, लेकिन सालों से ये सड़क और लोगों की परेशानी जस की तस बनी रही। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 38 की सुभाष कॉलोनी में करीब 8 लाख से बनने वाली कंक्रीट की सड़क के कार्य का हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिप्पण शर्मा ने स्थानीय लोगों के हाथों से नारियल तोड़वाकर इसका शुभारंभ करवाया है। बता दें कि ये सड़क बालाजी मंदिर से शुरू होकर कॉलोनी के बीच से गुजरेगी और सड़क के बनने से कॉलोनी वासियों की करीब 40 साल पुरानी समस्या दूर हो जाएगी। पंडित टिप्पण शर्मा ने कहा कि ये लोगों की बरसों पुरानी मांग थी, जिसे जल्दी पूरा कराया जा रहा है और जल्दी सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। इस मौके पर मुख्य रूप से पार्षद प्रतिनिधि बुद्धा सैनी, हरप्रसाद गौड़ और दर्शन ठाकुर, लक्ष्मण यादव, सुभाष सैनी, चौधरी खेमचंद, वीरेंद्र, कृष्णपाल और बाबूलाल वैष्णव, रमेश रावत सहित कॉलोनी वासी। नेताजी, आप पहुंचे हैं सुभाष कॉलोनी में, इधर वार्ड 38 में क्या कार्य होने वाला है यहाँ पर? आज वार्ड 38 में आए हम, जल्दी एक गली का काम चालू करने वाले हैं। बहुत पुरानी मांग थी, करीब 40 साल से इस गली में ना किसी ने ईंट लगाई, ना कोई रोड़ी लगाई। इसको आरएमसी रोड बनाने जा रहे हैं। तो कहाँ से जुड़ेगी ये गली, कहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा? बहुत लोगों को लाभ मिलेगा इसका। ये बालाजी रोड की साथ में गली है, काफ़ी लंबी गली है, वार्ड नंबर 38 में आती है। हमारे यहाँ वार्ड नंबर 38 के पार्षद बुद्धा सैनी और हरप्रसाद गौड़ जी। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह महल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें राजस्व, स्वास्थ्य विभाग के अलावा कई संगठनों ने हिस्सा लिया और मोबाइल से निपटने का भी फिल्मांकन किया। दिखाई दे रहा नजारा बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह महल का है, जहां स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग और एनडीआरएफ की टीम के अलावा कई सामाजिक संगठन प्राकृतिक आपदा के समय निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि फरीदाबाद के जिला उपायुक्त को आना था, लेकिन उनकी जगह जिला राजस्व अधिकारी इस मौके ड्रिल पे पहुंचे हैं। मॉक ड्रिल में किस तरह से लोग मौत का शिकार होते हैं और घायल हो जाते हैं, वो एनडीआरएफ की टीम ने बचाव करके दिखाया लोगों को। फरीदाबाद के जिला राजस्व अधिकारी की माने तो किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए यहाँ ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एनडीआरएफ की टीम प्राकृतिक आपदा के समय मारे गए और घायल हुए लोगों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचा रही है। उनकी माने तो ऐतिहासिक स्थलों पर इस तरह का मॉक ड्रिल प्रशासन आयोजित कर रही है। आज यहाँ जिला प्रशासन फरीदाबाद की तरफ से एक मॉक एक्सरसाइज ड्रिल यहाँ पर संपन्न हुई है, जिसमें कि एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू वर्क करके दिखाया। जब कोई आपदा आती है, जैसे कोई अर्थक्वेक, भूकंप वगैरह आ जाता है। इस बारे में कल भी हमारे यहाँ टेबल टॉप एक्सरसाइज की गई थी और आज यहाँ जिला प्रशासन के कई विभाग, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस, रेड क्रॉस, हेल्थ टीम, वो सारी आज यहाँ मौजूद थी। उनके साथ मिलकर एनडीआरएफ की टीम ने ये मॉक एक्सरसाइज की। ये मॉक एक्सरसाइज सालाना एक फीचर है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्योंकि जब भी कोई आपदा आती है तो लोगों का, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, इसमें ये सिखाया जाता है, ताकि अगर कोई आपदा आ भी जाए तो हमारा रिस्पॉन्स उसके साथ ऐसा हो जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। डीआरओ साहब, क्या क्या हुआ है इस मॉक ड्रिल में, थोड़ा बताने की कृपा करें। इसमें अगर आपदा में कहीं कोई आग लग जाती है तो उसके लिए फायर ब्रिगेड वगैरह यहाँ मौजूद थी। उन्होंने ये दिखाया कि कैसे आग बुझाएंगे।
अगर कोई डेब्रीज में पत्थर के नीचे कोई आदमी फंस जाता है तो उसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि इनके पास अत्याधुनिक जो उपकरण है उनका इस्तेमाल करके इन्होंने दिखाया। एनडीआरएफ के साथ और कौन कौन से डिपार्टमेंट और विभाग के अधिकारी थे? रेवेन्यू डिपार्टमेंट से नायब तहसीलदार थे यहाँ, और पुलिस डिपार्टमेंट से दोनों एसएचओ यहाँ पर मौजूद थे उन अपनी टीम के साथ। सिविल डिफेंस के बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ थे। चले बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पूर्व मंत्री करतार भड़ाना के मुंशी से 4 लाख की लूट के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 89,000 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस अब आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, जैसे ही बाकी रकम की भी बरामदगी की जा सके। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे इन दोनों युवकों पर आरोप है कि उन्होंने पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना के क्रेसर जोन पर काम करने वाले मुंशी से 2 दिन पहले लूटपाट की थी। पुलिस के मुताबिक ये लूटपाट 27 नवंबर को देर शाम अनंतपुर गांव के पास की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी विमल करतार भड़ाना के क्रेसर जोन पर मुंशी का काम करता था। 3 दिन पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, जिससे नाराज होकर उसने अपनी 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों को पलवल से गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि जल्दी बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 11/2021 को एक वारदात हुई थी जिसमें करीब 11 लाख रुपए जो पाली क्रेशर जोन है उसके आसपास से कुछ लोगों द्वारा लूट करी गई थी। उस बारे में तो उसमें से हमारी सीआईए टीम ने, सीआईए सेक्टर 48 ने बहुत ही बढ़िया काम करते हुए 2 लोगों को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है और उनसे अभी करीब 90,000 रुपये हमने रिकवर कर चुके हैं। इसमें अभी 2 लोग और बकाया हैं जिनकी गिरफ्तारी बहुत जल्दी करी जाएगी। सर, ये मामला जो है पूर्व मंत्री से जुड़ा हुआ था तो थोड़ा प्रेशर था पुलिस पे? देखिए, हम कोई भी क्राइम होता है तो हमें पुलिस के लिए ज़रूरी हो जाता है कि उसको उसी टाइम जल्द से जल्द लगाम लगाई जाए ताकि लोगों में दहशत कम फैले। तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं था, लेकिन हाँ मतलब हमें भी काम जल्द से जल्द करना है। तो मतलब बहुत ही बढ़िया काम हमारी पुलिस ने किया है। किस तरीके से ये रैकी करी गई? क्या इनको पहले कोई काम करता था वहाँ? किस तरीके से हटाने के? तो इसमें से एक जो था विमल करके लड़का था पलवल का, जो पहले भी यहाँ मुंशी का काम करता था इसी क्रेशर जोन पे। तो इसको सारी चीज़ों के बारे में पहले से ही पता था कि पैसा कब निकाला जाता है और कब दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है। तो वही चीज़ का इसने फ़ायदा उठाते हुए अपने साथियों के साथ इसका वारदात को कितने टाइम इन्होंने जो है वहाँ नौकरी करी? इन्होंने करीब 3 साल वहाँ नौकरी करी है। हथियार भी बरामद हो सकते? नहीं, हथियार वगैरह अभी कोई बरामद नहीं हुआ है इनसे, अभी सिर्फ पैसे की रिकवरी हुई है। कितने पैसे इनसे बरामद हुए और अभी कैसे मतलब और कार्रवाई चल रही है? इनसे अभी करीब 89,000 बरामद हो चुके हैं और बाकी रिकवरी भी इनसे करेंगे और जो इनके बाकी साथी हैं उनसे भी आगे रिकवरी की जाएगी। पहले का कोई रिकॉर्ड है इनका क्रिमिनल? नहीं, पहले का कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी सामने नहीं आया है। जिस तरीके से 4 लोग हैं सर, क्या 4 के अलावा और भी इसमें शामिल हैं या इनमें से कोई ऐसा आरोपी है जिसका पहले? चलिए बात करेंगे पलवल की। पलवल में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ विधायक दीपक मंगला ने किया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार, अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह और उपमंडल अधिकारी वैशाली सिंह भी मौजूद थी। विधायक दीपक मंगला ने अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले का अवलोकन भी किया। उपमंडल अधिकारी वैशाली सिंह ने बताया कि पलवल जिला में अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले के लिए 5,469 परिवारों को चुना गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत गरीब से गरीब परिवार की आमदनी को पहले चरण में 1 लाख रुपए तथा दूसरे चरण में 1,80,000 रुपए तक पहुंचाना है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को रोजगार देना है, स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है और कौशल विकास को बढ़ावा देना तथा बैंकों से ऋण मुहैया करवाना शामिल है ताकि गरीब व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आयोजित अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले में पलवल नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत पंजीकृत किए गए 405 व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है। आमंत्रित किए गए व्यक्ति वो लोग हैं जिन्हें मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत चिन्हित किया गया है। ऐसे लोगों को सरकार की योजनाओं के साथ जोड़कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। उपमंडल अधिकारी हाथीन। ये जो चार्ज मेरे पास अंत्योदय ये जो मेला लगाया गया, क्या जानकारी दी जाए? अंत्योदय प्रोग्राम के तहत हमारे 3-4 स्कीम आ रही है इसमें। तो जो मेन है हमारी मिनी डेयरी की स्कीम है। 2 पशु 3 पशु के केसेस हैं इसमें, जिसमें एक पशु 85,000 से 1 लाख रुपए तक का है और इसमें SC में 50% की सब्सिडी है और जनरल में 25% की सब्सिडी है। तो कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। इसमें एजुकेशन की कोई क्वालिफिकेशन की है नहीं,
उम्र 18 से 55 साल होनी चाहिए। और इसकी ट्रेनिंग अगर फार्मर चाहिए तो हमारा डिपार्टमेंट इनकी ट्रेनिंग भी कराता है। मैंने काफ़ी दिन पहले अपना फॉर्म पशुपालन का भरा था और उसकी मेरी सुनाई ना होने के कारण मैं इस मेले में पहुंचा हूं और यहां पर मैं डॉक्टर साहब से मिला हूं। उन्होंने मेरी तसल्ली करी है कि आप वहां जाओ खुडल और वहाँ मैनेजर के पास लेके ये एप्लीकेशन जाना और आपका काम हो जाता है। नहीं होता तो फिर उन्होंने अपना नंबर लिख के दिया है, उस नंबर पर मैं बात करवाऊँगा और ये अच्छा एक प्रोग्राम जो है रखा गया है और लोगों की समस्याएं हल हो रही हैं इसमें। ये क्या स्कीम थी आपकी? मेरी पशुपालन की थी जी, भैंसों की। पूरा बताएं क्या स्कीम थी, कितना आपने वो किया था? 2 भैंसों का मेरा पशुपालन का था ऐसी कोटा से, तो उसका रुका हुआ था। तो मेरे को कल जो है डॉक्टर साहब ने बोला था वहाँ कि आप वहाँ जाना, आपका जो नहीं कोई रुकावट है उसमें। चलिए बात करेंगे अभी पलवल की ही। पलवल के लघु सचिवालय में जिला लघु सचिवालय में जिला लोक संपर्क एवं परिवार समिति की मासिक बैठक पटल पर 14 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 12 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया। समिति की बैठक में 6 शिकायतकर्ता मौजूद नहीं रहे और 1 शिकायत को पेंडिंग रखा गया। पुलिस के खिलाफ 3 शिकायतों की जांच की गई है और बात कही है और 4 का निपटारा पहले ही किया जा चुका था। बैठक की अध्यक्षता राज्य के सहकारिता अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनवारी लाल ने की, जबकि संचालक पलवल के डिप्टी कमिश्नर कृष्ण कुमार ने किया। जिला लोक संपर्क एवं परिवार समिति की मासिक बैठक इस बार हतीन ब्लॉक के कुछ गांव की समस्या और गुरुग्राम कैनाल अवैध पानी के कनेक्शन का मुद्दा पूरे जोर शोर से शिकायतकर्ता छायसा गांव निवासी किसान रामेश्वर और हतीन के विधायक प्रवीण डागर ने उठाया और शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अवैध कनेक्शन के द्वारा पानी चोरी से कुछ लोगों ने मछली पालन के लिए तालाब बनाए हुए हैं। तालाबों को गुड़गांव कैनाल से लिए गए अवैध कनेक्शन से भरा जाता है, जिसके कारण खेतों में पानी खड़ा रहता है। टोटल 14 ग्रांसेस थे, जिसके अंदर 2 को हमने पेंडिंग रखा, बाकी 12 को डिस्पोज ऑफ किया है। और जो भी कंप्लेंट आई हैं उसके बारे में हमने जो लास्ट की कंप्लेंट है तो उसके बारे में जो पहले जो इंक्वायरी थी डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद, उसको भी कंक्लूड करें और उसको भी इसके साथ जोड़ के और फिर उसका फैसला करें। अरे जी, जो पेंशन की बात बार बार आती हैं, शिकायतें करते हैं, पेंशन नहीं बनती है, बुढ़ापा पेंशन हो या दूसरी, बार बार शिकायतें आती हैं हर मीटिंग में, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पा रहा है इनका। नहीं, पिछली मीटिंगों से अब कुछ काफ़ी सुधार आया है। पहले अधिकारी नहीं थे और अधिकारियों के ना होने की वजह डिले हो रही थी। अब जो रिपोर्ट आ रही है काफ़ी अच्छी सुधार आ रहा है और अब टाइम भी फिक्स हो गया है, जितने टाइम में रिपोर्ट देनी होगी वो देंगे। आप बार बार इनको आदेश करते हैं, चेतावनी देते हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं सुधार नहीं हो रहा है इस विभाग में। नहीं, देखो पहले से तो काफ़ी सुधार है, ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हो रहा, काफ़ी सुधार है। मंत्री जी, आपके विधायकों ने भी कहा है कि टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा और अधिकारी उनकी भी बात को नहीं सुन रहे, बार बार कहने के बाद भी। ऐसा क्या कारण है कि अधिकारी एमएलए की बात को ही नहीं सुन पाते हैं? आज हमने डायरेक्शन दी है ना कि विधायक जो कहते हैं उनकी बात को सुना करो और अगले महीने जब मैं आऊँ उससे पहले शिकायत का निवारण हो जाना चाहिए। चोरी का मुद्दा चलिए बात करेंगे अब सोहना की। सोहना में बेटे की मौत के बाद उसे न्याय दिलाने के आस में विकलांग दंपत्ति अब दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो रहे हैं। दंपत्ति ने सोहना पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि उस समय हालातों का फायदा उठाते हुए पुलिस ने अपने मन के मुताबिक बयान करवाकर पूरी तरह से आरोपियों का पक्ष लिया। अब बेटे के न्याय के लिए दंपत्ति ने मुख्यमंत्री के दरबार में गुहार लगाई है। वहीं उन्होंने पुलिस से भी गुहार लगाई है कि उनके बेटे की मौत के मामले में आरोपियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए। वहीं उन्होंने आरोपियों पर अपनी जान मान पर खतरे का भी अंदेशा जताया है। गौरतलब है कि 17 अक्टूबर को दमदमा झील में एक 17 वर्षीय नाबालिग की झील में डूब जाने से मौत हो गई थी, जिस पर परिजनों ने उसके साथियों पर हत्या करने का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर 174 की कार्यवाही की थी। मामला 17 अक्टूबर का है, जब दमदमा झील घूमने आए 17 वर्षीय युवक की दमदमा झील में डूबने से रहस्यमयी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया था कि 18 तारीख को उनके बेटे के दोस्तों ने उन्हें झील में डूबने की खबर दी। हालांकि पुलिस को सब पता होने के बाद भी उन्हें कोई खबर नहीं की गई। जब वह अपने बेटे की मौत के बारे में सुनकर दमदमा झील पहुंचे तो दोनों ही दंपतियों की मानसिक संतुलन सही नहीं था। इसका फायदा उठाते हुए पुलिस ने उनसे अपने मन मुताबिक बयान करवा लिया और उनसे हस्ताक्षर भी करवा लिए। वहीं पुलिस का कहना है कि विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही आगामी कार्यवाही की जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि दंपत्ति को अपने बेटे का न्याय मिलेगा, ये इसी तरह न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। कुछ लड़के पिछले महीने कुछ लड़के घर से लेके गए थे। हमने
हमें बताया नहीं, पुलिस वालों ने भी हमें इन्फॉर्म नहीं किया। सौरभ के दोस्त ने इन्फॉर्मेशन दी हमें कि थाने पहुंच जाओ। थाने पहुंचे, जब वो हमारे साथ गए वहाँ पे कुछ भी कार्रवाई करी नहीं। लड़का पैंट में हमारा मिला, फोन तक हमारा मिला नहीं हमारे लड़के का, और ना हमें फोन करके बताया, ना वहाँ पे शोर मचाया। तब आपको पुलिस से क्या शिकायत है? पुलिस से ये शिकायत है कि वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हमने हमारे बयान तक हमारे से जबरदस्ती लिखवा लिया। उस टाइम मुझे और मेरे पति को होश नहीं था जिस टाइम आप बयान दिए। हाँ जी। तो आपका क्या आरोप है इस वक्त, क्या शक है आपको? आरोप ये है, शक ये है कि तासु और तुषार है जो सौरभ जी, उनको उनके उस पर कार्रवाई की जाए, उनको सजा दिलाई जाए। तो उनसे पहले कोई रंजिश थी आपकी? हाँ नहीं, मेरे लड़के का 2-4 बार झगड़ा हुआ था पड़ोस में। तो 2 लड़कों ने, मैंने पहले भी कहा है, मेरे पहले भी बात हुई थी कि सौरभ और तासु नाम के 2 लड़के हैं। इन्होंने मेरे बच्चे को या तो जबरदस्ती और या फिर धक्का मार के डुबोया है। उसमें पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है किसी भी तरीके की। तो जो उस वक्त कार्रवाई हुई थी उस जो वक्त हमारे बयान दर्ज किए गए थे मेरे बच्चे के टाइम पे, उस टाइम पे ना मुझे होश था और ना मेरी पत्नी को होश था कि हम बयान दे सकें। तो इसमें कार्रवाई हमसे जबरदस्ती लिखवाई गई है पुलिस ने। अब इसमें आपने क्या कार्रवाई की है? इसमें कार्रवाई सर, हमने CM विंडो पे एप्लीकेशन लगाई है, कमिश्नर साहब के पास लगाई है गुड़गामा, और विधायक जी को सोना में लगाया है। तो इसमें कुछ मिल रही है, कुछ हो रहा है आपकी कार्रवाई? कुछ भी कार्रवाई पुलिस करने को मना कर रही है। BVM न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज। नमस्कार।